के स्वतंत्रता सेनानी में आगे क्रम में बढ़ते हुए हम बात करते हैं डूंगर जी और जवाहर जी। डूंगर जी और जवाहर जी सीकर के पाटोदा नामक स्थान के रहने वाले थे। कहाँ के? सीकर के पास पाटोदा नामक एक स्थान है जो कि सीकर से थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ के डूंगर जी और जवाहर जी नामक दो स्वतंत्रता सेनानी हुए। ये क्या करते थे? अमीर लोगों को लूटकर जो धन इन्हें प्राप्त होता था ये पुष्कर में जाकर बांट देते थे गरीबों में। गरीबों में बांट देते थे। ठीक है। तो डूंगर जी और जवाहर जी कहाँ के रहने वाले थे? सीकर के पाटोदा गांव के रहने वाले थे। 1857 की क्रांति के दौरान 1857 ईस्वी की जो क्रांति है उस दौरान ये अमीर लोगों को लूटने का काम करते थे और उन धनी लोगों को लूटकर जो पुष्कर में जाकर ये गरीब बैठे रहते थे पुष्कर में उनको बांट देते थे। तो इस प्रकार ये एक प्रकार से लूटने का काम करते थे और जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता करते थे। तो अब अंग्रेजों को जब इस घटना का पता चला तो इन्होंने जो डूंगर जी है, ये डूंगर जी और जवाहर जी चाचा भतीजे थे। कौन थे? चाचा भतीजा। चाचा डूंगर जी और भतीजा कौन है यहाँ पर? जवाहर जी। तो चाचा और भतीजा की इससे पहले भी मैंने बात की थी। जोरावर सिंह बारड और प्रताप सिंह बारड, वो भी चाचा भतीजा थे। दूसरी जो जोड़ी है डूंगर जी और जवाहर जी की जोड़ी, यह भी इतिहास प्रसिद्ध है। अब डूंगर जी को अंग्रेजों ने भगाकर इनको कैद कर लिया। कहाँ पर? आगरा के किले में। कहाँ पर कैद कर लिया? आगरा के किले में अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। और डूंगर जी को गिरफ्तार करवाने में किसका योगदान रहा? इनके साले का। डूंगर जी का एक साला था, उसने अंग्रेजों को बताया कि डूंगर जी यहाँ बैठे, तो अंग्रेज इनको पकड़कर आगरा के किले में ले गए। अब जवाहर जी बैठे थे यहाँ पर, तो जवाहर जी ने क्या किया? अपने चाचा डूंगर जी को बचाने के लिए इन्होंने एक योजना तैयार की। इस योजना के तहत इस योजना में जो इनका साथ दिया था, एक नाम आता है करनिया भील। क्या नाम आता है दोस्तों? करनिया मीणा। और दूसरा नाम आता है लोटिया जाट। ये दो नाम है, लोटिया जाट और करनिया मीणा। इन दोनों को एक टीम बनाई जवाहर सिंह जी, करनिया मीणा, लोटिया जाट और इसके अलावा 1500 लोग और 1500 लोगों को इकट्ठा करके इन्होंने धावा बोल दिया। कहाँ पर? आगरा के किले पर। आगरा के किले पे धावा बोल के डूंगर जी जो इनके चाचा थे इनको छुड़ा लिया। इस प्रकार डूंगर जी और जवाहर जी जो कि पाटोदा के रहने वाले थे, 1857 की क्रांति के दौरान यह अमीर या धनी लोगों को लूटकर जो धन प्राप्त होता था उसको गरीब लोगों में बांट देते थे। ठीक है। उसके बाद ये करनिया मीणा और लोटिया जाट और जवाहर जी ने मिलकर डूंगर जी को आगरा के किले से छुड़ा लिया। अब हम आगे और जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री के बारे में आपने सुना था। हीरालाल शास्त्री जो है जयपुर राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं हीरालाल शास्त्री। तो चलिए बात करते हैं हीरालाल शास्त्री की। हीरालाल शास्त्री कहाँ के रहने वाले थे? जोबनेर, जयपुर की। जोबनेर, जयपुर के रहने वाले हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का संबंध जयपुर राज्य प्रजामंडल या जयपुर रियासत से था। जब भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 8 अगस्त 1942 को घटित हुआ था, तब जयपुर राज्य एवं हीरालाल शास्त्री का बीच में एक समझौता हुआ। जयपुर राज्य और हीरालाल शास्त्री के मध्य एक समझौता हुआ और ये समझौता क्या कहलाया था? जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कब हुआ था? ये समझौता 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने के लिए हीरालाल शास्त्री और जयपुर राज्य के मध्य एक समझौता हुआ था जिसका नाम था जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। हीरालाल शास्त्री जोबनेर, जयपुर के रहने वाले थे और यह जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। 1942 ईस्वी में ये लेके 1946 ईस्वी तक जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे। जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कब से कब तक? 1942 से 46 तक जयपुर जो राज्य प्रजामंडल है उसके अध्यक्ष बने रहे। हीरालाल शास्त्री का एक प्रसिद्ध गीत है
प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, जो कि इन्होंने 1930 में लिखा था। कब लिखा था दोस्तों? 1930 ईस्वी में। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः गीत जो कि प्रसिद्ध है राजस्थान के इतिहास में, किसके द्वारा रचित है? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। इसके ऊपर अभी तक कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो ऐसा अनुमान है कि आने वाले जितने भी एग्जाम है उनमें यह क्वेश्चन कहीं न कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः नामक गीत 1923 ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया था? हीरालाल शास्त्री के द्वारा, और इसी के माध्यम से यह फेमस हुए और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आगे बढ़े, और अंततः इन्होंने जयपुर राज्य प्रजामंडल में अध्यक्षता की थी 1942 से 46 ईस्वी में। इसके बाद एक और चीज इनके बारे में जो है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र जो कि इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। तो सवाल पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है? तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा है। तो शुरू करते हैं एक बार फिर से। जोबनेर जयपुर के रहने वाले थे हीरालाल शास्त्री। जयपुर राज्य और हीरालाल शास्त्री के मध्य 1942 में एक समझौता हुआ जिसको जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहा गया। इनके द्वारा 1942 से 1946 तक जयपुर राज्य प्रजामंडल की अध्यक्षता की गई। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः नामक गीत जो कि अत्यंत प्रसिद्ध हुआ 1930 ईस्वी में, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। हीरालाल शास्त्री के जीवन की आत्मकथा जिसका नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र जो कि हीरालाल शास्त्री के जीवन की आत्मकथा थी। हीरालाल शास्त्री की पत्नी कौन थी? रतन शास्त्री, श्रीमती रतन शास्त्री जो कि हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। इन्होंने हीरालाल शास्त्री के द्वारा 1929 ईस्वी में स्थापित जीवन कुटीर नामक एक संस्था स्थापित की थी, जीवन कुटीर। तो पूछा जा सकता है जीवन कुटीर नामक संस्था किसके द्वारा स्थापित की गई थी? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। कब? 1929 में, जो कि आगे चलकर वनस्थली विद्यापीठ कहलाई। वर्तमान में कहाँ स्थित है? निवाई टोंक में। कहाँ पर स्थित है? निवाई टोंक। जब हीरालाल शास्त्री स्वतंत्रता के कार्यों में लगे हुए थे तब इनकी पत्नी श्रीमती रतन शास्त्री के द्वारा इस जीवन कुटीर संस्था को आगे बढ़ाने का काम किया गया, और इनका संचालन का कार्य किसने किया था? रतन शास्त्री ने। वर्तमान में जो वनस्थली विद्यापीठ है निवाई टोंक में, जो कि एक विश्वविद्यालय है जहाँ पर सभी गतिविधियाँ चलाई जाती हैं और घुड़सवारी भी सिखाई जाती हैं, ये कहाँ स्थित है? वनस्थली विद्यापीठ जो कि जीवन कुटीर के नाम से स्थापित हुई थी और बाद में रतन शास्त्री के द्वारा इसका संचालन किया गया। और ये कहाँ स्थित है? निवाई टोंक में, राजस्थान में स्थित है। तो हीरालाल शास्त्री का जीवन की आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और उनके द्वारा लिखा गया गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। तो अब हम बात करते हैं मारवाड़ क्षेत्र के जो क्रांतिकारी है या जो स्वतंत्रता सेनानी हुए मारवाड़ क्षेत्र में, उनके बारे में बात करते हैं। तो मारवाड़ क्षेत्र से जो स्वतंत्रता क्रांतिकारी हुए हैं उनमें 3 लोगों का नाम आता है। सबसे पहले नाम आता है जय नारायण व्यास, जो कि राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित एवं मनोनीत मुख्यमंत्री थे, जय नारायण व्यास। और ये जोधपुर प्रजामंडल की जब स्थापना हुई तब उस समय यह वहाँ के प्रधानमंत्री भी बने थे जोधपुर रियासत के। तो जय नारायण व्यास, भाई बाल मुकुंद, और तीसरा जो नाम है मारवाड़ क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों में वो है बाल मुकुंद बिस्सा, जिनको जोधपुर जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी, बाल मुकुंद बिस्सा। तो मारवाड़ क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी उनमें 3 लोगों के नाम है जय नारायण व्यास, भाई बाल मुकुंद और बाल मुकुंद बिस्सा। तो हम बात करते हैं जय नारायण व्यास की। जय नारायण व्यास को विभिन्न प्रकार की उपाधियों से विभूषित किया जाता है। तो जय नारायण व्यास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। जय नारायण व्यास का जन्म 1899 ईस्वी में कहाँ हुआ था दोस्तों? जोधपुर, यानी तत्कालीन जो मारवाड़ रियासत है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। जय नारायण व्यास ये राजस्थान के एकमात्र मनोनीत एवं निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के एकमात्र मनोनीत एवं निर्वाचित
यानी मनोनीत भी हुए थे, मनोनीत भी हुए एवं निर्वाचित भी हुए, मनोनीत एवं निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो एक प्रकार से राजनीतिज्ञ भी थे मुख्यमंत्री। तो एक महान राजनीतिज्ञ थे, मनोनीत एवं निर्वाचित। मनोनीत कब हुए थे? 1951-52 में, 1951-52 में मनोनीत हुए और 52 से 54 तक, 1952 से 54 तक यह निर्वाचित मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन इनके बारे में एक और काला सच्चाई यह है कि जब ये दूसरी बार मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे तब ये 2 जगहों से चुनाव लड़े, जोधपुर से और जालौर से, लेकिन दोनों जगहों से ये चुनाव हार गए। तो मुख्यमंत्री बने 1952-54 में पहली बार निर्वाचित, लेकिन दूसरी बार यह हार चुके थे। इनको कई नामों से जाना जाता है। लोकनायक, लोकनायक भी इनको कहा जाता है। लोकनायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र में जो मारवाड़ के महाराजा थे उनकी सारी गतिविधियों को लोगों के सामने उजागर किया और जोधपुर प्रजामंडल का निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जय नारायण व्यास की रही है। तो इनके इसलिए इनको लोकनायक भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको धुन के धनी, यानी अपना काम ये खुद करते थे, जो मर्जी के मालिक थे, इसलिए इनको धुन के धनी कहा गया। इसके अलावा इनको लक्कड़ एवं फक्कड़ के नाम से भी जाना जाता है। लक्कड़ एवं फक्कड़, धुन के धनी, लक्कड़ एवं फक्कड़, लोकनायक और शेर-ए-राजस्थान। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शेर-ए-राजस्थान के नाम से किसको विभूषित किया गया है? जय नारायण व्यास को, शेर-ए-राजस्थान। इन चारों उपाधियों से इनको विभूषित किया जाता है। तो जय नारायण व्यास का जन्म 1899 में जोधपुर रियासत में हुआ था और ये राजस्थान के एकमात्र जो मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। मनोनीत कब हुए थे? 1951-52 में और निर्वाचित 1952-54 में जब पहली बार चुनाव हुए थे उस समय ये मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। उसके बाद जब दोबारा चुनाव आयोजित किए गए मुख्यमंत्री के, तब यह उस चुनाव में हार गए, लेकिन 2 जगह से खड़े हो गए और दोनों जगह से ये हारे थे। जालोर से भी हारे और जोधपुर से भी हारे थे। इसके अलावा इनको लोकनायक, धुन के धनी, लक्कड़ एवं फक्कड़ और शेर-ए-राजस्थान के नाम से पुकारा जाता है। इनके द्वारा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई 1920 ईस्वी में। जय नारायण व्यास के द्वारा न केवल ये स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि ये लेखक भी थे। इनके द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों का संपादन किया गया था, जिसमें पहला नाम आता है अखंड भारत। अखंड भारत नामक समाचार पत्र के संपादक या उसके प्रकाशक कौन थे? जय नारायण व्यास। अखंड भारत, इस अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? बंबई से। किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा। तो अखंड भारत समाचार पत्र जो कि बंबई से प्रकाशित होता था जय नारायण व्यास के द्वारा, और ये हिंदी भाषा में था। किस भाषा में था दोस्तों? हिंदी भाषा का समाचार पत्र अखंड भारत। फिर दूसरा जो है वह है आंगी बाण। आंगी बाण या जिसको अग्नि बाण भी कहा जाता था, आंगी बाण या अग्नि बाण, जो कि मारवाड़ी भाषा का एक समाचार पत्र था। किस भाषा का? मारवाड़ी। मारवाड़ी भाषा का समाचार पत्र जिसके प्रकाशक या संपादक कौन थे? जय नारायण व्यास। और ये आंगी बाण नामक समाचार पत्र जो है ब्यावर, कहाँ से? ब्यावर राजस्थान से प्रकाशित होता था। जब इनको जोधपुर राज्य से निकाल दिया गया था तो इन्होंने अपनी सारी गतिविधियां ब्यावर में, जो कि अजमेर में स्थित है, वहां पर जाके अपनाई थी और इन्होंने आंगी बाण या अग्निबाण नामक मारवाड़ी भाषा के पत्र प्रस्तुत किया था। फिर एक नाम आता है पीप। पीप, पीप नामक एक अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका। पीप जो कि अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका थी, अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका। इसका संपादन किसके द्वारा किया गया था? जय नारायण व्यास के। तो ये तीनों नाम ऐसे तो याद नहीं रहेंगे, लेकिन हम इनको बार बार रिवाइज करेंगे तो हमें याद रह जाएंगे। और इनका संबंध किससे? जय नारायण व्यास। अखंड भारत हिंदी भाषा में बंबई से, आंगी बाण मारवाड़ी भाषा में कहाँ से? ब्यावर से, और पीप जो कि अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका थी। कहाँ की? अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका। यह भी बंबई से इनके द्वारा छापी जाती थी। तो ये 3 नाम हो गए, अखंड भारत, आंगी बाण और पीप। तो जय नारायण व्यास के बारे में जो मेन बातें हैं, ये 3 समाचार पत्र इनके द्वारा। इसके अलावा मनोनीत एवं निर्वाचित मुख्यमंत्री कहाँ के थे? जोधपुर के। और क्या कहलाते थे? लोकनायक या लक्कड़ फक्कड़, धुन के धनी। अब हम बात करते हैं जो मारवाड़ के दूसरे स्वतंत्रता सेनानी है, जिनका नाम है बाल मुकुंद बिस्सा। क्या नाम है दोस्तों? बाल मुकुंद बिस्सा।
बाल मुकुंद बिस्सा जो है जोधपुर रियासत में एक पीलवा गांव है जो कि कहाँ स्थित है, नागौर के पास। तो जोधपुर रियासत में पीलवा गांव के रहने वाले बाल मुकुंद बिस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा कहाँ के थे ये, पीलवा गांव, पीलवा गांव जो कि डीडवाना नागौर में स्थित है और उस समय यह जोधपुर रियासत का हिस्सा था। तो बाल मुकुंद बिस्सा पीलवा गांव के रहने वाले थे जो कि डीडवाना नागौर में स्थित है। बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की स्थापना की गई थी और यहाँ पर बैठ के ये जितनी भी गतिविधियां हैं वो संचालित करते थे। तो बाल मुकुंद बिस्सा पीलवा गांव डीडवाना के रहने वाले थे। इनके द्वारा जवाहर खादी भंडार की स्थापना की गई थी जोधपुर में। कहाँ पर, जोधपुर में। यही से अपनी सारी जो क्रांतिकारी या स्वतंत्रता गतिविधियां हैं यहाँ से चलाते थे। इसी संबंध में इनको जोधपुर के जो महाराजा थे उनके द्वारा एक बिल पास किया गया। उसके तहत बाल मुकुंद बिस्सा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। कहाँ डाल दिया, गिरफ्तार करके जेल में। कब, 1942 ईस्वी में। और जेल के भीतर खराब खाने की वजह से और भूख हड़ताल करने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी मृत्यु, 19 जून 1942 ईस्वी को जोधपुर जेल में बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई थी। तो भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए इनको राजस्थान के जतिन दास के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के जतिन दास क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि जतिन दास नाम का एक व्यक्ति था। कब, जब 1928 में केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह के द्वारा बम फेंका गया था तो उस समय जतिन दास, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ये सब लोग शामिल थे। तो जब जतिन दास को जेल में डाला गया था उस समय 1928 के केंद्रीय असेंबली में बम डालने के कारण, तो इन्होंने 63 दिन तक भोजन नहीं किया था। तो 63 दिन तक भूख हड़ताल की और भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी कारण यहाँ पर किसकी मृत्यु हुई थी, बाल मुकुंद बिस्सा की। तो इस कारण जतिन दास कहा जाता है, राजस्थान का जतिन दास, किसे, बाल मुकुंद बिस्सा को। तो बाल मुकुंद बिस्सा का गांव पीलवा गांव के रहने वाले थे और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण। तो राजस्थान में भूख हड़ताल होने के कारण जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी वह थे बाल मुकुंद बिस्सा। इस कारण इनको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। भूख हड़ताल के कारण की मृत्यु हो गई। अब हम बात करते हैं मारवाड़ के जो तीसरे स्वतंत्रता सेनानी है भाई बाल मुकुंद। ये भाई बाल मुकुंद और बाल मुकुंद बिस्सा दोनों अलग अलग है। तो भाई बाल मुकुंद की हम बात करते हैं। भाई बाल मुकुंद भी जोधपुर रियासत से संबंधित थे। भाई बाल मुकुंद ये कहाँ से थे, जोधपुर के रहने वाले थे और 23 दिसंबर 1912 ईस्वी में जो दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली में चांदनी चौक में जो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था उसमें ये भी सम्मिलित थे। लॉर्ड हार्डिंग जो कि भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड या दिल्ली षड्यंत्र इसमें तो भाई बाल मुकुंद जो कि जोधपुर के रहने वाले थे और 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली के चांदनी चौक में जब राजधानी स्थानांतरित हो रही थी कलकत्ता से दिल्ली, उस समय लॉर्ड हार्डिंग जो कि भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, हाथी पे सवार होकर उनका जुलूस निकाला जा रहा था। उस जुलूस के दौरान जो बम फेंका गया था उस दौरान भाई बाल मुकुंद भी क्रांतिकारियों की उस टोली में शामिल थे और इसी के कारण इनको दिल्ली षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा सुनाई गई। किस षड्यंत्र के तहत, दिल्ली षड्यंत्र के तहत इनको फांसी दे दी गई थी भाई बाल मुकुंद को, जो कि राजस्थान के जोधपुर यानी मारवाड़ से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी थे। तो चलिए अब बात करते हैं राजस्थान में का जो जैसलमेर क्षेत्र है या जैसलमेर रियासत, उससे संबंधित जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें कौन कौन सम्मिलित थे। सबसे पहले नाम आता है तेज कवि का। तेज कवि जिन्होंने स्वतंत्रता बावनी की रचना की थी और उसे 1943 ईस्वी में महात्मा गांधी को भेंट किया था। तो तेज कवि पहला नाम आता है।
उसके बाद सागरमल गोपा, सागरमल गोपा जो कि राजस्थान के इतिहास में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए सागरमल गोपा, जिनको जेल में जिंदा जला दिया गया था 1946 ईस्वी में जैसलमेर जेल में। तो तेज कवि सागरमल गोपा, तो ये जैसलमेर के दो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। सबसे पहले हम बात करते हैं तेज कवि की। जो तेज कवि हैं, तेज कवि, इनके द्वारा रम्मतों की रचना की जाती थी। किसकी? रम्मत की। रम्मत का अर्थ होता है खेल। राजस्थानी भाषा का यह शब्द है रम्मत, जिसका अर्थ क्या है? खेल। तो प्राचीन या जो पुराने आख्यान होते थे या जो ऐतिहासिक घटनाएं होती थी, उनके ऊपर रम्मतों का निर्माण किया जाता था तेज कवि के द्वारा। जो कि ये रम्मतें कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की और जैसलमेर की। बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में, बीकानेर में और जैसलमेर क्षेत्र में रम्मतें या खेल इनके द्वारा, तेज कवि के द्वारा। तो तेज कवि जैसलमेर के रहने वाले थे। इनके द्वारा रम्मतों का निर्माण किया जाता था। रम्मतों को खेल कहा जाता है, जो कि प्राचीन आख्यानों या ऐतिहासिक घटनाओं पर मंच आधारित एक प्रकार से खेल था। तो तेज कवि ने 1943 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1943 ईस्वी में एक रम्मत स्वतंत्रता बावनी की रचना की। स्वतंत्रता बावनी। और इस स्वतंत्रता बावनी को किसको भेंट किया? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को इन्होंने इस रम्मत को भेंट किया। स्वतंत्रता बावनी नामक जो रम्मत है उसको भेंट किया महात्मा गांधी को। तब अंग्रेज सरकार इनसे भयभीत हो गई थी, क्योंकि यह एक ओजस्वी भाषण से भरी हुई एक रम्मत थी। और जब ब्रिटिश सरकार को इसके बारे में पता चला तो इन्होंने इनके खिलाफ एक वारंट जारी कर दिया, गिरफ्तारी वारंट। जब इनको ये पता चला कि मेरे खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, तब जैसलमेर में एक कमिश्नर बैठा था। उस कमिश्नर के पास जाकर इन्होंने कहा, कमिश्नर खोल दरवाजा, कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है। कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है। हिंद न तेरा है न तेरे बाप का, हिंद तेरा है न तेरे बाप का, हमारी मातृभूमि पे लगा रखा बंदी खाना है। तो इस प्रकार इतनी ओजस्वपूर्ण भाषण से उस कमिश्नर को उन्होंने ये बात कही कि हिंद तेरा है न तेरे बाप का, लगा रखा कैसा बंदी खाना है। तो इस प्रकार ये तेज कवि जो कि जैसलमेर के थे और रम्मत के रचयिता थे, इन्होंने 1943 ईस्वी में स्वतंत्रता बावनी महात्मा गांधी को भेंट की थी। अब हम बात करते हैं जैसलमेर के दूसरे स्वतंत्रता सेनानी, जिनका नाम था सागरमल गोपा। सागरमल गोपा, सागरमल गोपा। सागरमल गोपा का जन्म कहाँ हुआ था? जैसलमेर में हुआ था। सागरमल गोपा का जन्म जैसलमेर में 3 नवंबर 1900 ईस्वी को, 3 नवंबर 1900 ईस्वी को जैसलमेर में इनका जन्म हुआ था। तो जैसलमेर में जब ये बड़े हो चुके थे, उस समय जैसलमेर के शासक थे जवाहर सिंह। कौन थे? महारावल जवाहर सिंह। महारावल जवाहर सिंह। और इन जवाहर सिंह का काल राजस्थान के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि ये एक प्रकार से तानाशाही चलाते थे महारावल जवाहर सिंह। इसीलिए इस तानाशाही के विरोध में सागरमल गोपा के द्वारा कुछ पुस्तकों की रचना की गई थी, जिनमें पहला नाम आता है जैसलमेर का गुंडा राज। क्या नाम आता है? जैसलमेर का गुंडा राज नामक एक पुस्तक, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? सागरमल गोपा के द्वारा। एक और पुस्तक इनके द्वारा रचित की गई थी, जिसका नाम था आजादी के दीवाने। आजादी के दीवाने। और तीसरी जो पुस्तक इनके द्वारा रचित की गई थी, इसका नाम था रघुनाथ सिंह के मुकदमे। रघुनाथ सिंह के मुकदमे। इस प्रकार ये 3 रचनाएं जो है सागरमल गोपा के द्वारा महारावल जवाहर सिंह की जो नीति थी उसके विरुद्ध, जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह के मुकदमे। इनका जन्म 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर में हुआ था। इनको जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक की रचना करने पर इनको जैसलमेर राज्य से निर्वासित कर दिया गया। तब ये नागपुर चले गए और वहीं रहने लगे। तो इनका जैसलमेर में आना प्रतिबंधित कर दिया गया। जो जैसलमेर रियासत है वहां पर इनका प्रतिबंध लगा दिया गया। एक जैसलमेर रियासत और दूसरी कौन सी रियासत थी? हैदराबाद रियासत।
ये 2 रियासतें ऐसी थी जिनमें आने के ऊपर सागरमल गोपा का प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन 1941 ईस्वी में सागरमल गोपा के पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जब सागरमल गोपा ने जो ब्रिटिश सरकार है उससे अनुमति लेकर ये जैसलमेर पहुंचे, तब जवाहर सिंह ने इनको आने दिया। लेकिन जब ये अपना काम पूर्ण करके पुनः वापस जैसलमेर छोड़कर जा रहे थे, तब 1942 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1942 ईस्वी में इनको जवाहर सिंह के द्वारा गिरफ्तार करवा लिया गया और जेल में डाल दिया गया। गिरफ्तार करवा के कहाँ डाल दिया गया? जेल में। और जेल में डाल दिया गया और जेल में इनको यातनाएं दी गई। 1942 ईस्वी में कहाँ पर? जेल में डाला गया और इनको घोर यातनाएं दी गई। इसके द्वारा जो जेलर था उस समय, जिसका नाम था गुमान सिंह नामक एक जेलर था, इस जेलर ने सागरमल गोपा को घोर यातनाएं दी और अंततः उनको केरोसिन का तेल डालकर उन्हें जला दिया गया। इस प्रकार जैसलमेर का वह स्वतंत्रता सेनानी कौन था जिसे जेल में जिंदा जला दिया गया था? तो उसका नाम था सागरमल गोपा। क्या नाम था दोस्तों? सागरमल गोपा, जिन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया था गुमान सिंह जेलर के द्वारा। अब इनको जब जेल में जिंदा जला दिया गया तो इनकी जांच के लिए एक कमेटी बिठाई गई थी। जांच के लिए जो कमेटी बिठाई गई थी उसका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी। गोपाल स्वरूप पाठक की, ये गोपाल स्वरूप जो पाठक है, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बिठाई गई थी जिसको गोपाल स्वरूप पाठक समिति कहा गया। और ये किस लिए बिठाई गई थी? सागरमल गोपा की जो हत्या की गई थी जेल के अंदर, उसके संबंध में यह समिति बिठाई गई थी। लेकिन इसने इस गुमान सिंह को इस हत्यारा नहीं बताया और बताया कि सागरमल गोपा ने स्वयं ही आत्महत्या की, लेकिन वास्तव में इनके द्वारा तेल डालकर, केरोसिन डालकर इन्हें जलाया गया था। इस प्रकार सागरमल गोपा जो है राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्ध हुए। तो जन्म 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर में हुआ था। जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह के मुकदमे और आज़ादी के दीवाने, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें थी। जैसलमेर के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनमें हमने तेज कवि और सागरमल गोपा का अध्ययन कर लिया था। अब हम बात करते हैं जो तीसरे स्वतंत्रता सेनानी हैं, दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी पोखरण जैसलमेर के रहने वाले थे। कहाँ के? पोखरण। पोखरण कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर में। जो लाठी सीरीज है, कौन सी सीरीज? लाठी सीरीज, जो कि मीठे पानी की भूमिगत सीरीज है, उसको लाठी सीरीज कहा जाता है। तो राठी और लाठी, इन दोनों चीज़ों को याद रखना है आपको कि पोखरण से लाठी सीरीज चलती है जो मीठे पानी की नहर है भूमिगत, और ये जो राठी है सेठ दामोदर दास राठी, ये भी पोखरण जैसलमेर के रहने वाले थे। सेठ दामोदर दास राठी को क्या कहा जाता है? सेठ दामोदर दास राठी को लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान के लौह पुरुष। राजस्थान के लौह पुरुष। भारत के लौह पुरुष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी प्रकार राजस्थान के लौह पुरुष, राजस्थान के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सेठ दामोदर दास राठी। अब ये सेठ थे बहुत बड़े, इनके पास धन बहुत अधिक मात्रा में था। भारत में जो पहली क्रांति हुई थी सन 1857 की क्रांति कहा जाता है। उसके बाद एक और क्रांति की योजना बनाई गई जिसे सशस्त्र क्रांति कहा जाता है। सशस्त्र क्रांति। अब सशस्त्र क्रांति कब चलाई गई थी? सशस्त्र क्रांति 1915 ईस्वी में। कब दोस्तों? सशस्त्र क्रांति का आगाज कब किया गया था? 21 फरवरी सन 1915 में। 21 फरवरी 1915 को एक लाला हरदयाल, जो गदर पार्टी है, गदर पार्टी, जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो गदर पार्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। गदर पार्टी, ये जो गदर पार्टी है सैन फ्रांसिस्को, कहाँ दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय था। सैन फ्रांसिस्को जो कि कहाँ स्थित है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पर गदर पार्टी का मुख्यालय था। और इस गदर पार्टी के नेता, जिसका नाम था लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, ये जो हरदयाल जी है, इनके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। और इसी गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक संपूर्ण क्रांति की योजना बनाई जिसको सशस्त्र क्रांति कहा गया। इस क्रांति की योजना विदेश में बनी थी और विदेश से सब लोग इकट्ठा होकर भारत में आने वाले थे और संपूर्ण भारतवर्ष में
हथियारों के साथ एक बहुत बड़ी क्रांति प्रारंभ करने वाले थे, जिसे सशस्त्र क्रांति कहा गया। और राजस्थान में इस क्रांति को फैलाने की जो जिम्मेदारी है वो किसको दी गई थी दोस्तों? राजस्थान में इस क्रांति को फैलाने की जिम्मेदारी राव गोपाल सिंह खरवा। राव गोपाल सिंह खरवा, ये कहाँ के रहने वाले थे? अजमेर। खरवा जो है वो अजमेर रियासत में स्थित था, अजमेर क्षेत्र में खरवा। राव गोपाल सिंह खरवा को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति जो कि 21 फरवरी 1915 को प्रारंभ होने वाली थी, उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी राव गोपाल सिंह खरवा। और इनके जो सहयोगी थे वो थे भूप सिंह कौन थे दोस्तों? विजय सिंह पथिक का ही नाम क्या था? भूप सिंह। ये गुर्जर जाति के और बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे भूप सिंह गुर्जर। इसके अलावा इनमें और सहयोगी कौन थे? अर्जुन लाल सेठी के बारे में हमने पढ़ा था सबने। अर्जुन लाल सेठी जो कि जयपुर के रहने वाले थे और वर्धमान विद्यालय इन्होंने स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार राजस्थान के जो महान क्रांतिकारी थे ये सब जो एक सशस्त्र क्रांति में सम्मिलित थे। और राव गोपाल सिंह खरवा को इस क्रांति के बारे में कहा गया था। तो जो सेठ दामोदर, अब किसी भी क्रांति को करने के लिए और वहाँ पर शस्त्रों की आवश्यकता होती है, तो शस्त्र कहाँ से लाए? तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। तो इस धन को देने का काम किसने किया था? सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा, जो कि इनकी एक मिल स्थापित की गई थी ब्यावर में। ब्यावर नामक स्थान पर सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा एक मिल स्थापित की गई थी जिसका नाम था कृष्णा मिल। क्या नाम था दोस्तों? कृष्णा मिल, जो कि सूती वस्त्रों की एक मिल थी। तो दामोदर दास राठी की सूती वस्त्र बनाने की एक मिल थी, सूती वस्त्र बनाने की मिल, जो कि राजस्थान की पहली सूती वस्त्र की मिल थी। और कहाँ स्थापित की गई थी ये? ब्यावर में। कहाँ पर थी दोस्तों? ब्यावर अजमेर में एक मिल थी जिसका नाम था कृष्णा मिल। भगवान श्री कृष्ण के नाम पर इसका मिल का नाम रखा गया था। और कृष्णा मिल, ये बहुत ही अधिक धनवान व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा इनके पास पैसे थे, इसलिए 21 फरवरी 1915 की जो सशस्त्र क्रांति है उस क्रांति में जितने भी धन की आवश्यकता हुई वह सब धन सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा गोपाल सिंह खरवा को दिया गया और इस क्रांति को प्रारंभ करने के लिए कहा गया। लेकिन अंग्रेजों को इस बात की भनक लग गई जब ये क्रांति प्रारंभ होने वाली थी, उससे पहले ही अंग्रेजों को इस बात की भनक लग गई। इस वजह से इस क्रांति जो कि 21 फरवरी 1915 को प्रारंभ होने वाली थी, ये संपूर्ण भारतवर्ष में प्रारंभ नहीं हो पाई। और जो राव गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह गुर्जर है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और कहाँ? इन दोनों को गिरफ्तार करके टाडगढ़, जो कि अजमेर में स्थित है। कहाँ पर? टाडगढ़ कहाँ स्थित है दोस्तों? अजमेर में। टाडगढ़ अजमेर में इनको जेल में डाल दिया गया, दोनों को। इसको राव गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह गुर्जर दोनों को टाडगढ़ अजमेर जेल में डाल दिया गया। कहाँ पर डाला गया? टाडगढ़ अजमेर जेल में। तो इस प्रकार सेठ दामोदर दास राठी को राजस्थान का लौह पुरुष भी कहा जाता है। और इन्होंने 21 फरवरी 1915 को जो सशस्त्र क्रांति होने वाली थी, इनमें आर्थिक रूप से सहायता की थी राव गोपाल सिंह खरवा, भूप सिंह गुर्जर और अर्जुन लाल सेठी और इन सभी सहयोगियों की। इस प्रकार जैसलमेर के जो तीनों स्वतंत्रता सेनानी है, तेज कवि स्वतंत्रता बावनी के रचयिता और इस कृति को इन्होंने महात्मा गांधी को भेंट किया था। उसके बाद सागरमल गोपा, जिन्होंने जैसलमेर में गुंडाराज और दीवानी, आज़ादी के दीवाने आदि पुस्तकें रचित की थी। और सेठ दामोदर दास राठी, जो कि पोखरण जैसलमेर के रहने वाले थे, और इनका सशस्त्र क्रांति में एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब हम बात करेंगे राजस्थान के जो अन्य क्रांतिकारी है, जिनमें हमारा नाम आता है विजय सिंह पथिक या भूप सिंह। तो चलिए अब बात करते हैं विजय सिंह पथिक या भूप सिंह गुर्जर के बारे में। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था, लेकिन जब ये राजस्थान में सशस्त्र क्रांति प्रारंभ करने के लिए राव गोपाल सिंह खरवा के साथ इन्होंने आए, तब इनको टाडगढ़ जेल में अंग्रेजों के द्वारा बंद कर दिया गया। कहाँ पर? 1915 में, जब ये 21 फरवरी 1915 को जब सशस्त्र क्रांति प्रारंभ करने वाले थे, तब इनको विजय सिंह पथिक तथा एक और व्यक्ति था इनके साथ, जिसका नाम था राव गोपाल सिंह खरवा। इन दोनों को गिरफ्तार करके टाडगढ़ जेल, टाडगढ़ कहाँ स्थित है? अजमेर में। तो टाडगढ़ नामक एक पहाड़ भी अजमेर है, वहां पर एक जेल बनी हुई है। उस जेल में विजय सिंह पथिक को और राव गोपाल सिंह खरवा, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया।
कब? जनवरी 1915। ये क्रांति प्रारंभ होने से पहले ही इनको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि क्रांति के प्रारंभ होने से पहले अंग्रेजों को इस बात की भनक लग गई थी। इस वजह से इन दोनों को गिरफ्तार करके जो टाटगढ़ जेल है अजमेर में, टाटगढ़ जेल जो कि कहाँ स्थित है? अजमेर में, वहां पर इनको गिरफ्तार करके डाल दिया गया था। तो भूप सिंह गुर्जर या विजय सिंह पथिक, ठीक है, भूप सिंह इनका प्रारंभिक नाम था, लेकिन राजस्थान में इन्होंने आते ही अपना नाम विजय सिंह पथिक रख लिया। इनका जो मूल स्थान है, जन्म स्थान कहाँ था? बुलंदशहर। बुलंदशहर यूपी के ये रहने वाले थे। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, वहां का एक गांव था जिसका नाम था गुठावली या गढ़वाली नामक गांव के रहने वाले। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के गुठावली या गढ़वाली गांव के रहने वाले विजय सिंह पथिक या भूप सिंह गुर्जर जब राजस्थान में आए तो सशस्त्र क्रांति वहां पर प्रारंभ होने वाली थी। तब राव गोपाल सिंह खरवा और इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे क्रांति का जिम्मा उठाया था। लेकिन इस बात की अंग्रेजों को भनक लग गई और इन दोनों को गिरफ्तार करके टाटगढ़ जेल जो कि अजमेर में स्थित है वहां पर इनको डाल दिया गया। अब और देखते हैं विजय सिंह पथिक या भूप सिंह गुर्जर जो है, ये दोनों इस टाटगढ़ जेल से भाग गए और भागकर कहाँ आ गए? ये बिजोलिया नामक स्थान पर। कहाँ पर आ गए थे? बिजोलिया। और यहाँ पर बिजोलिया पहुंचते ही इनका जो मिलन है वो साधु सीताराम दास से हुआ, जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जो प्रथम चरण है उसके नेता थे या उनके नेतृत्व करता थे। तो विजय सिंह पथिक को साधु सीताराम दास के कहने पर इन्होंने बिजोलिया की जो किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व प्रारंभ किया। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कब प्रारंभ किया? 1916 ईस्वी में। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व 1916 ईस्वी में प्रारंभ कर दिया और इन्होंने अपना नाम बदल के विजय सिंह पथिक रख लिया। पहले भूप सिंह गुर्जर था, बिजोलिया किसान आंदोलन के बाद इन्होंने अपना नाम विजय सिंह पथिक रख लिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन जिसे राजस्थान का प्रथम संगठित या अहिंसात्मक किसान आंदोलन भी कहा जाता है, जो कि कब प्रारंभ हुआ था? 1897 ईस्वी में। और 1897 से लेके 1941 ईस्वी तक 44 वर्षों तक ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला राजस्थान का किसान आंदोलन था। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? विजय सिंह पथिक के द्वारा 1916 ईस्वी में साधु सीताराम दास के कहने पर। तो अब और इनके बारे में बात कर लेते हैं। जब ये बिजोलिया आए थे तो इनके द्वारा 1916 ईस्वी में सेवा समिति की स्थापना की गई। किसकी? सेवा समिति, जो कि एक संस्था थी, उसकी स्थापना की गई। इसके अलावा इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की भी स्थापना की थी 1916 ईस्वी में। इसके अलावा 1917 ईस्वी में इनके द्वारा ऊपरमाल पंचायत बोर्ड का गठन किया गया था। कहाँ पर? बिजोलिया भीलवाड़ा में, ऊपरमाल पंचायत बोर्ड। तो 1916 में बिजोलिया आते ही सेवा समिति की स्थापना, उसके बाद विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना और 1917 में ऊपरमाल पंचायत बोर्ड की स्थापना की गई मन्ना पटेल की अध्यक्षता में। तो इस प्रकार ये जो संस्था है वो विजय सिंह पथिक या भूप सिंह द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा एक और नाम आता है जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि वीर भारत समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? तो वीर भारत समाज की स्थापना 1910 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1910 ईस्वी में विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। ये जो समाज है इसमें भी 3 वर्ड है और ये जो विजय सिंह पथिक, विजय में भी 3 वर्ड है। तो 3 वर्ड से अपन को याद रखना है कि वीर भारत समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, क्योंकि इसके जैसी एक और संस्था है जिसका नाम है वीर भारत सभा। क्या नाम है दोस्तों? वीर भारत सभा। अब इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर तो सभा है और यहाँ पे समाज है। तो जब वीर भारत समाज आपको दिखाई दे तो विजय सिंह पथिक, यहाँ भी पथिक में भी 3 वर्ड है और समाज में भी 3 वर्ड है, तो विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित की गई। लेकिन जो वीर भारत सभा है इसकी स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह बारट। उस समय मैंने आपको नहीं बताई थी केसरी सिंह बारट के दौरान, ताकि उसमें हम कंपैरिजन नहीं कर पाते। यहाँ पे इसलिए बताई ताकि हमें पता चल सके जो वीर भारत समाज है उसके संस्थापक विजय सिंह पथिक और जो वीर भारत सभा है उसके संस्थापक कौन थे? केसरी सिंह बारट। इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और याद रखना है इसको।
वीर भारत समाज और वीर भारत सभा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं ताकि आपकी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो 1916 में सेवा समिति और विद्या प्रचारिणी, 1917 में ऊपरमाल पंचायत बोर्ड और 1910 में इनके द्वारा वीर भारत समाज की स्थापना की गई थी। इसके बाद विजय सिंह पथिक जो है 1923 ईस्वी तक बिजोलिया किसान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया और उसके बाद इनको 5 वर्ष की जेल भेज दिया गया। उसके बाद इन्होंने 1927 ईस्वी में इस आंदोलन का नेतृत्व करना बंद कर दिया। तो विजय सिंह पथिक या भूप सिंह गुर्जर का संबंध राजस्थान से इस प्रकार था कि उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और राजस्थान का जो प्रथम संगठित किसान आंदोलन है उनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा वीर भारत समाज की स्थापना 1910 ईस्वी में विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। तो राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी या जो क्रांतिकारी है उनमें 2-3 क्रांतिकारी हमारे बच गए थे, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद राजस्थान की जो महिला क्रांतिकारी है, महिला स्वतंत्रता सेनानी है, उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो जो बच गए थे उनमें पहला नाम आता है सेठ जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज, इनको सेठ जमनालाल बजाज, इनको गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? सेठ जमनालाल बजाज को, या चौथा गुलाम। तो इनको चौथा गुलाम या गांधी जी के 5वां पुत्र नाम की संज्ञाओं से जाना जाता है। गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? सेठ जमनालाल बजाज। ये जो सेठ जमनालाल बजाज है, सीकर में काशी का गांव है। कौन सा गांव है? सीकर में काशी का गांव के रहने वाले थे ये। सीकर में काशी का गांव नामक स्थान के रहने वाले थे सेठ जमनालाल बजाज। और इनके द्वारा जो गतिविधियां चलाई गई थी ये सब जयपुर रियासत में या जयपुर प्रजामंडल के दौरान इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है 1938 में, नवंबर 1938 में जयपुर अधिवेशन का जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा। जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है, प्रथम अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। इनको गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि ये गांधी जी के द्वारा जो कार्य किए जाते थे, जो रचनात्मक कार्य किए जाते थे, इनके द्वारा भी ऐसे ही रचनात्मक कार्य किए गए राजस्थान के भीतर। तथा इनके द्वारा 1927 ईस्वी में चरखा संघ की स्थापना की गई। चरखा संघ जो गांधी जी के प्रेरणा पर आधारित था। गांधी जी के द्वारा भी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो रचनात्मक कार्य किए गए थे, जिनमें चरखे के माध्यम से सूत काटना आदि कार्य किए जाते थे, तो गांधी जी के जो रचनात्मक कार्य है उनको ये फॉलो करते थे सेठ जमनालाल बजाज। इसी के कारण इनको गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है और चौथा गुलाम भी कहा जाता है। इनके द्वारा 1927 में चरखा संघ की स्थापना की गई थी जयपुर में। और 1938 में जो जयपुर प्रजामंडल है उसके ये पहली बार जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे और 1938 से लेकर 1942 ईस्वी तक इनके अध्यक्ष बने रहे। इस प्रकार सेठ जमनालाल बजाज के बारे में हमने कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं एक और स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे बच गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो 1857 की क्रांति से संबंधित थे। इनके बारे में हमने डिटेल में एक बार पढ़ लिया था, फिर भी यहाँ पर इनको एक बार वापस देख लेते हैं। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ये आहुआ के ठाकुर थे। और आहुआ कहाँ स्थित है? पाली में। आहुआ के ठाकुर थे ये, और आहुआ कहाँ स्थित है दोस्तों? पाली में। तो 1857 की क्रांति जब हुई थी, 1857 की क्रांति, तो इस 1857 की क्रांति में जोधपुर की संयुक्त सेना और कैप्टन हितकोट को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने बिथोड़ा नामक स्थान पर हराया था। कब? 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिथोड़ा नामक स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और जोधपुर की संयुक्त सेना के मध्य एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की विजय हुई थी। इसके 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को एक बार पुनः युद्ध हुआ और इस युद्ध को चैलावास का युद्ध या गोरा काला का युद्ध भी कहा जाता है। और इस चैलावास के युद्ध में भी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने
जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर, उनको पराजित किया था। मैक मॉसन जो है उनको वहाँ पे मौत के घाट उतार दिया था, मैक मॉसन को। तो इस प्रकार विथोड़ा का युद्ध भी इनके द्वारा जीता गया, चलावास का युद्ध भी जीता गया। और एक और युद्ध हुआ जिसको आहुआ का युद्ध कहा जाता है, जो कि 20 जनवरी 1858 ईस्वी को, कब 20 जनवरी 1858 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था, ये आहुआ में। इसको आहुआ का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में अपनी हार को देखते हुए ये जो भागकर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और कर्नल होम्स के नेतृत्व में युद्ध हुआ था आहुआ नामक स्थान पर, खुद की हार देखते हुए यह अपने भाई पृथ्वी सिंह को आहुआ का किला सौंप कर कोठारिया के जो रावत जोत सिंह हैं उनके पास चले गए और अंततः उन्होंने 1960 ईस्वी में नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया था। इस प्रकार ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो है 1857 की क्रांति के हीरो थे, महान क्रांतिकारी थे। तो अब हमने सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे या क्रांतिकारी थे उनके बारे में पढ़ लिया है। अब हम महिला जो क्रांतिकारी है उनके बारे में पढ़ेंगे।